साइंस फॉर सोशल लाइफ। Right. तो सोशल साइंस डिसिप्लिनरी बाउंड्री है और सोशल लाइफ उस बाउंड्री को तोड़ता है। होता है, सोशल लाइफ exactly, में किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी बाउंड्री नहीं रह जाता है। exactly. So it's just a name, and otherwise the beauty is that it captures the essence of interdisciplinary approach. Last time भी हमारे साथ बहुत अलग अलग सब्जेक्ट डिसिप्लिन से, इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, साइंस से लोग जुड़े हुए थे, एंड दैट्स द वन ऑफ द एसेंस, क्योंकि सोशल लाइफ में हम ऐसे सब्जेक्ट डिसिप्लिन में थोड़ी ना डिवाइडेड हैं, Exactly. एंड दैट इज वन ऑफ द पर्पस कि ये जो कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट डिसिप्लिन के कारण बंधा हुआ रह जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स वाले नहीं समझ पाते। मुझे तो लगता है कि हर सब्जेक्ट में इस बात का गुंजाइश है कि साइंस फॉर सोशल लाइफ और मैथमेटिक्स फॉर सोशल लाइफ की चर्चा हो, ताकि कई सारे कॉन्सेप्ट है जैसे जिसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल करके कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। Exactly. हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस हमारे प्रयास में, मुरारी जी के प्रयास में। एक मंच उन्होंने हम सभी को दिया है ताकि जिस पे हम अपने अपने विचार रख सकें, अपनी समझ बना सकें और हम क्या समझते हैं उसको बता सकें। आप लोग तब तक, जब तक हम 2-3 मिनट और इंतजार कर रहे हैं, आप में से कोई कुछ बोलना चाहें तो दैट विल बी रियली ग्रेट। एनी वन ऑफ यू, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी स्पीकर का वो है, बाकी आप जो भी चाहें वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई विल हम 10 लोगों को माइक अलॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुरारी सर। एक जो वेलकम कमी ब्रो। मैं स्कूल सिस्टम में हमेशा से देखता हूँ कि कभी भी ऑब्जेक्टिव मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाना नहीं था। वो ये था कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाकर कुछ स्किल सेट और कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके फॉर सोशल लाइफ। हाँ, बट उसमें हम एब्सोल्युट। कहीं लैग कर गए। इस वजह से बहुत हाँ जरूरत है कि इस तरह के डिस्कशन हो कि जिसमें हम हाँ रियल हाँ, एसेंस समझ सकें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट यू रेज्ड। वाकई आइडिया इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का नहीं था, हाउ वी लीड मोर डिग्निफाइड सोशल लाइफ, वो एक मतलब ऑब्जेक्टिव था, लेकिन हम सब्जेक्ट पढ़ाने में रह गए। दैट्स वेरी ट्रू। लोग भी आ गए हैं हमारे साथ। तो विकास, मुझे लगता है कि हम 1 से 2 मिनट में 8:05 पे इसको शुरू कर लेते हैं। लोग आते रहेंगे और हाँ हाँ, मतलब बीच बिल्कुल बीच में जब उनको जरूरत रहेगा दे विल क्विट बिल्कुल आल्सो, एंड बट वी विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन, है ना। बिल्कुल। रोहित, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। एनीवन ऑफ और भी अगर कोई हमारे साथी कुछ इस पे कमेंट करना चाहें। पंकज उत्रेजा भी आ गए हैं इसमें, अभी जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया। हाँ 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 हाँ, वो स्पीकर भी हैं। पंकज, आप अगर विकास को कुछ कहना चाहें। हाँ, विकास को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और अरे बहुत वाह। खुशी हुई विकास इस इनिशिएटिव के लिए। ये इनिशिएटिव मुरारी झा का है और उन्होंने एक बहुत ही वो तो शानदार नॉट है ही सर। रियली, नॉट रियली, एक्चुअली वी ऑल, एक्चुअली इसके बारे में मैं बहुत दिनों से आलोक से बात कर रहा था, लेकिन शायद महीनों लग गया टू स्टार्ट विथ, सो लाइक। तो Murari sir, I propose to have a clubhouse also on the same topic कि मतलब क्लब हाउस पे एक डिफरेंट सिनेरियो रहता है, जैसे ट्विटर हाँ स्पेस हाँ में रहता है कि हम हाँ वहां हाँ, पर भी एक डिस्कशंस को का एक सीरीज शुरू कर सकें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एग्जैक्ट तो करेंगे। मैंने आपके कहने पे ऐप तो डाउनलोड कर लिया है, तो सून वी माइट स्टार्ट समथिंग समथिंग यस इंटरेस्टिंग जी ओवर जी। देयर आल्सो। तो आठ सो पाँच हो गया फॉर, है, शुरू कर सकते हैं हाँ हम हाँ लोग। ठीक है। आई मीन बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है फॉर ऑल दोज हाँ, हु हैव ज्वाइंड। सो एग्जैक्टली। at this second episode of Social Science for Social Life, I really feel grateful for Vikas that he has accepted my request to moderate this session. He himself is a great learner, enthusiastic reader of social science, and a teacher, and now working for 3 years as a mentor teacher.
So Vikas, I welcome you and I hand it over to you to moderate this session, Social Science for Social Life, and you introduce the theme for the audience. Okay, thank you so much मुरारी जी, and I welcome all the participants, जो भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो लोग भी आगे जुड़ेंगे। बहुत हमारे सेशन की टाइमिंग बहुत कम है, तो एडिक्वेट है मतलब, तो फिर बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए आज का जो हमारा ये सेशन है, ये पावर शेयरिंग, जैसे मुरारी जी ने शेयर किया ही है, सोशल साइंस की सिविक्स की बुक में 10वीं की जो पहला चैप्टर है वो सत्ता की साझेदारी और पावर शेयरिंग पे है। तो पावर शेयरिंग ये जो टॉपिक है, ये है तो सिविक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है। इसको अगर हम तोड़े दो भागों में, सत्ता और साझेदारी, तो साझेदारी हर इंसान करना चाहता है, अपने विचारों की साझेदारी अपने मन की बात के रूप में, चाहे और भी रूप में, व्हाट्सएप पे अपने बातों के रूप में, अपने लेखनी के रूप में। लेकिन वहां अगर सत्ता जोड़ दी जाता है अगर, तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। वहां पे बहुत रिलक्टेंट स्वभाव लोगों का आ जाता है, और जहां भी अथॉरिटी होती है वहां साझेदारी अगर हम जोड़ दें, ऐसे साझेदारी को पॉजिटिवली लोग लेते हैं, लेकिन जहां सत्ता की बात आती है, जहां राइट्स की बात आती है, वहां फिर एक अलग तरह की मेंटालिटी शुरू हो जाती है। तो इस चीज का जुड़ाव जो है हमारे, निश्चित रूप से ये जो टॉपिक है, इसमें बेल्जियम और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं, वहाँ के केस स्टडी को लिया गया है इसमें, कि वहाँ पे दोनों देश जो है लोकतांत्रिक हैं, यूरोप में है, और श्रीलंका इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। तो बेल्जियम में क्या व्यवस्था थी, वहाँ का डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या था, श्रीलंका में क्या था, ऑलमोस्ट कुछ हद तक बराबर था। दोनों देश लोकतांत्रिक होते हुए उन्होंने क्या व्यवस्थाएं अपनाई, कि दोनों में क्या सिचुएशन बनी, और आज दोनों देश किस स्थिति में और कहाँ पे अपने आप को पाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, लगभग मान के चलिए कि हरियाणा के स्टेट से भी लगभग आधा उसका क्षेत्रफल है। और बेल्जियम के जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं वो जर्मनी है, नीदरलैंड है, और लग्जमबर्ग है। बेल्जियम में, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बेल्जियम की स्थिति जो है, वहाँ पे जो डच समुदाय के लोग हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हम एक पहले समझ लेते हैं ताकि हम उस पर आगे बात कर सकें, चूंकि इस चैप्टर की डिमांड भी यही है। तो वहाँ पे डच समुदाय के लोग लगभग 59% हैं, और फ्रेंच 40% हैं, और 1% जर्मन लोग रहते हैं। और वहाँ की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ स्थिति बिल्कुल थोड़ी अलग है। ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच हैं वो लगभग 80% हैं, और डच जो हैं 20% है। तो बेल्जियम में शुरू में स्थिति ये थी कि वहाँ पे जो फ्रेंच लोग थे, उनका वहाँ के रिसोर्सेज पे, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा उनका एक डोमिनेंस था। धीरे धीरे आगे चल के डच लोगों में भी जब ये चीजें आई, तो जब चूंकि संख्या में वो लोग ज्यादा थे, तो उनके अंदर एक अलग तरीके का असंतोष जन्मा कि हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, डच कम है, लेकिन ये हर जगह डोमिनेंट है, पावरफुल है। इससे जो 1960-70 के दशक में वहां पे बहुत ज्यादा तनाव, टेंशन क्रिएट हुए दोनों समूहों के बीच, और ये टेंशन ब्रुसेल में बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रुसेल्स में एक ये सिचुएशन हुई। उस देश में कहीं ना कहीं जो गृह युद्ध की शुरुआत होती है, गृह युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई बाहरी आक्रमण नहीं होता है, देश के ही दो समूह या फिर तो आपस में या फिर सत्ता के अगेंस्ट जाके लड़ाई करते हैं, और वहाँ का माहौल जो है युद्ध ना होते हुए युद्ध जैसा बन जाता है। ऐसे सिचुएशन को हम गृह युद्ध कहते हैं। तो वहाँ भी सिचुएशन ऐसी ही बन रही थी। वैसे ही एक दूसरा देश है श्रीलंका। यहाँ लगभग 74% आबादी सिंहलियों की है, और वहाँ पे तमिल भी हैं, तमिलों की आबादी वहाँ लगभग 18% है। वहाँ पे भी स्थिति सेम थी। माइनॉरिटी वहाँ पे फ्रेंच थे लेकिन डोमिनेंट थे। श्रीलंका में भी माइनॉरिटीज तमिल्स थे, लेकिन ये डोमिनेंट थे वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवस्था बदली, लोकतंत्र में जब कहा जाता है ना कि बहुमत का शासन, तो बहुमत के शासन में यहाँ जब सिंहलियों का शासन एस्टेब्लिश हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ पे पाकिस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश है, श्रीलंका भी है, और बेल्जियम भी है।
तो बेल्जियम में अलग अलग समूहों ने कैसे एक दूसरे को सम्मान दिया। आप साउथ अफ्रीका की बात कर सकते हैं। और यही आप देखिए रशिया में, रशिया के जो दो देश अजरबैजान और आर्मेनिया, बाकू आज भी वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, वहाँ का जो एक तेल उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पे क्या स्थिति है। नगरोमा काकरबाग की क्या स्थिति है। इजराइल, और वो खैर लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन फिर वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ लोकतांत्रिक। तो इन चीजों की बात करते समय मुझे एक अंबेडकर का कोट हमेशा याद आता है। वो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली ए गवर्नमेंट, it is primarily a mode of associated living, of comfort communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence toward our fellow men. तो अंबेडकर की इस बात को हम लोगों ने कितना समझा है, कितना इसको समझ पाए हैं, और इस बात को जो समझ पाएंगे मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझ पाएंगे। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्टोर करना हमारी सोसाइटी में जरूरी है, और जैसे ही आप रिस्टोर करते हैं, सत्ता की साझेदारी एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो जाता है, ये आपका बेसिक इंस्टिंक्ट बन जाता है। और हमारी सोसाइटी में इसी बेसिक इंस्टिंक्ट की जरूरत है कि हम कैसे अपने, मुरारी जी ने जैसे बताया कि अपने स्कूलों में बच्चों को, जो पिछड़ा समूह है, जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है, महिलाओं को, जो थर्ड जेंडर की बात आलोक मिश्रा बहुत शानदार तरीके से उठा के ले आते हैं, थर्ड जेंडर्स को, इनकी डिग्निटी को हम कितना रिस्टोर करते हैं, इनके अधिकारों के लिए हम अपने अधिकार कितना छोड़ पाते हैं, उस सत्ता में कितनी साझेदारी कर पाते हैं। ये सब चीजें जिस दिन हम कर पाएंगे तो सही मायने में हम एक लोकतांत्रिक देश होने का दावा कर पाएंगे। ओवर टू यू। और आपने एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है अजरबैजान और अर्मीनिया का। एक्चुअली जब पिछले लास्ट टाइम वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है दोनों ही देश से। जब मैं वहाँ यूएस में था तो साथ में ही अच्छा। उसी ग्रुप में अर्मीनिया से भी थी एक टीचर और एक अजरबैजान से। तो आई मीन मुझे आश्चर्य लगा कि भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा राइवलरी किन्हीं दो देशों में है। मतलब इंडियन और पाकिस्तानी अगर अमेरिकन स्पेस में मिलते हैं तो वो बहुत मजे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन वो एक साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कभी बैठते थे और हम फोटो खींच देते थे तो कहते थे कि डिलीट करो इसको, डिलीट करो। वो एग्जैक्टली। अर्मीनिया और अजरबैजान का। और जब लास्ट टाइम अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो लाइक वो लोग पोस्ट करते थे, अर्मीनिया वाले भी अपना पोस्ट करते थे, अजरबैजान वाले भी करते थे। वी वर इन लाइक ए ग्रेट कंफ्यूजन की लाइक आई मीन होम टू स्टैंड विथ। सबका अपना अपना मतलब दावा था कि वो सही है और दूसरा गलत है। तो इट वाज वेरी फाइन पर्सपेक्टिव जब हम एक बार आई मीन एक एक दो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कंट्रीज को बाहर से देख रहे थे। खैर, आप चूंकि उस दोनों देशों का बार बार हवाला दे रहे थे तो इसलिए मैंने ये किया। ये पावर शेयरिंग से कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं हाँ मुरारी जी, पावर शेयरिंग से डायरेक्ट इसलिए जुड़ा हुआ है कि देखिए बेल्जियम हाँ। में लगभग आधा कंट्री दो देशों में मतलब पूरी कंट्री दो भागों में बटी हुई है, फ्रेंच और डच और थोड़ा जर्मन। और उन्होंने सत्ता की साझेदारी को करके कैसे एक देश को यूनाइट किया और अपने देश को आज इतना पीसफुल बनाया। और ब्रुसेल्स में जहां इतने मारकाट और झगड़े होते थे, आज ब्रुसेल्स यूरोपियन कमीशन का, यूरोपियन यूनियन का हर जगह का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्टैब्लिश किया गया। ये बताना यहाँ ये जरूरी है कि आर्मेनिया में क्रिश्चियन है ज्यादा, अजरबैजान में मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन ये जो क्षेत्र है नगरमा कर्क, ये आता है अजरबैजान में, लेकिन यहाँ पर बहुल संख्या में अर्मेनियन रहते हैं। अब यही देखिए, अर्मेनियन रहते ज्यादा हैं, अजरबैजान का क्षेत्र है वो, और यही कारण है कि इन दोनों देश के आपसी झगड़ों ने यूएसएसआर सॉरी रशिया को और अमेरिका को इस क्षेत्र में कूदने का मौका दे दिया है। तो आपके देश की आंतरिक अशांति किसी बाहरी इंटरवीन को कितना ज्यादा बढ़ा देती है, और जिसको आपको लगता है कि आप अपने छोटे छोटे राइट्स के कारण, आप राइट्स नहीं छोड़ने के कारण छोटे छोटे समूहों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। बेल्जियम ने अपने आप को एक डेवलप कंट्री के रूप में स्टैब्लिश किया। श्रीलंका कहीं ना कहीं, अब जैसे मुरारी जी ने बताया, 3 डिकेड्स तक गृह युद्ध में फंसा रहा। ये इन देशों में दो दुनिया के महापावर्स, सुपर पावर्स की इंटरवेंशन हो चुका है, दोनों अपने अपने हित ढूंढ रहे हैं। तो लगातार यहाँ शांति बनी हुई है। तो सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाने पे क्या दुष्परिणाम निकल के आ सकते हैं, इसका एक जीता जाता उदाहरण हम इस समय।
मुझे लगता है कि आई मीन अगर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आए कि हम अपने देश में भी, दो वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट समहाउ वी आर इग्नोरिंग, वी आर नॉट आई मीन इंक्लूडिंग मेनी ऑफ द ग्रुप्स जिनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपने शुरुआती अपने कमेंट में विकास कहा भी था कि कैसे महिलाओं को सत्ता की अगर साझेदारी की हम बात करें तो एक तरीके से एकदम बाहर रखा गया है। लाइक हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में दे आर जस्ट 5% उनकी रिप्रेजेंटेशन है। हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें अभी 2019 के बाद से जाकर के कुछ 15% के आसपास हुआ है, अदरवाइज इट वाज अराउंड 10% फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत दिलचस्प है, विमेन एज ए ग्रुप हमने कैसे सत्ता से एक तरीके से उनको बेदखल किया हुआ है। एंड अब देखिए, भारत में लगभग 29 स्टेट हैं और सिर्फ एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ, और उस पर भी कितनी ज्यादा हाय तौबा भी मची हुई थी कुछ समय पहले तक, आप सभी हम देख रहे हैं। महिलाओं की जो बात मुरारी जी ने छेड़ी है, महिलाओं को जो हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत जो महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार का कानून पास किया गया है 2005 में, उत्तराधिकार कानून जो लाया गया है, मैंने अपने बहुत महिला साथियों से, अपने फैमिली में बहुत लोगों से, बीइंग ए सोशल स्टूडेंट, बात की कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार में अपनी हिस्सेदारी मांगना चाहते हैं। लगभग 99% लड़कियों ने, महिलाओं ने कहा कि नहीं, मुझे अपने परिवार में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। उसके बाद बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो पिता के रूप में हैं, भाई के रूप में हैं, वो भी अपनी बहनों को इस तरह के राइट्स नहीं देना चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इकोनॉमिक सत्ता है, आर्थिक सत्ता है, इसकी साझेदारी हम अपने घरों में नहीं कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में नहीं कर रहे हैं। जिस चीज के लिए हमें संविधान ने कानून बना के दिया है, संविधान सम्मत बात है, लेकिन इसका सामाजिक विश्वास इतना गिरा हुआ है कि कोई बेटी आज के डेट में अपने पैतृक परिवार में से हिस्सा मांगती है तो एक सोशल स्टिग्मा को झेलने के लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। तो हम तो एज ए पुरुष ये हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन अपनी महिलाओं को अपनी ही हिस्सेदारी में से आज भागीदारी देने को तैयार नहीं है, मानसिक रूप से नहीं है, कानूनी रूप से नहीं। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा कि कितना हम इन मूल्यों के लिए पहले खुद को तैयार कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। और एक और जो बहुत बड़ा डिबेट का इशू हमारे देश में है, एक मेजर कंसर्न का विषय है, मतलब आप देखेंगे कि एक तरीके से लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं, जो रिजर्वेशन का इशू है। तो अगर हम उसको पावर शेयरिंग के एंगल से देखते हैं तो इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन है। और इट्स नॉट अबाउट कि उसको नंबर ज्यादा आ गया और कम आ गया, उसको एडमिशन मिल गया या नौकरी में आ गया है। इट्स अबाउट आई मीन अबाउट रिप्रेजेंटेशन, अबाउट एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो मुझे लगता है, जब मैं लास्ट वाले एपिसोड में भी इसी की हम बात कर रहे थे कि चूंकि सोशल साइंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, व्हिच आर लाइक नॉट वेल नोन बाय द पीपल, आम लोग नहीं पता रहता है, तो वो इसी डिबेट में मेरे ख्याल से लगे हुए रहते हैं कि देखो फलाने का नंबर कम था तब भी आ गया। चूंकि वो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन को या पावर शेयरिंग को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है। कोई और टिप्पणी करना चाहे? मुरारी जी, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट, हमारे साथ ऑनरेबल बीपी पांडे सर जुड़ चुके हैं, राइट, तो आप काइंडली उनको, सर को स्पीकर बना दीजिए। तो सर के भी मैंने सर को इनवाइट किया है, सर को ही बनना है। मैंने इनवाइट किया है उनको बनने के लिए, स्पीकर बनने के लिए। ही हैज टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि सर भी ऑफिसर मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं किया है उसको। हाँ सर, आप स्पीकर वाला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए जरा। तब तक और भी कोई बोलना चाहे? इसमें एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा था मुरारी, जैसे रिजर्वेशन वाला दिया आपने एक उदाहरण, और विकास भाई ने जेंडर बेस पर जो बात की कि किस तरह से पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेमोक्रेसी में एमए के दौरान, कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में हम लोग सहचरवादी लोकतंत्र कह देते हैं। तो बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट इस मामले में मुझे वो लगा कि उसके जो इसकी जो पूरा ये जो थ्योरी है वो इस बात को लेकर चलती है कि किसी भी डेमोक्रेसी की
डीपनेस को अगर हमें चेक करना है कि वो कितनी गहराई तक पहुंच गई है, तो उसके कंसोशिएशनल एस्पेक्ट को अगर हम देखें, इसका क्या मतलब है, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में संख्या का एक एज है हमेशा, क्योंकि हम इसको बहुमत का शासन कहते हैं। तो कोई डेमोक्रेसी अपनी कम संख्या वाले लोगों को कितनी अहमियत देती है, ये उस डेमोक्रेसी की गूढ़ता को दिखाता है। और वो बड़ा खूबसूरत उसका एक उन्होंने इंडिया में, मुझे थिंकर का नाम नहीं याद आ रहा इस समय, उन्होंने एक सर्वे किया, एक रिसर्च किया इंडिया में, और उन्होंने बड़ा मजेदार उसका निष्कर्ष निकला कि भारत में 80s के बाद का जो दौर आया उसको वो कहते हैं कि ये कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी के लिहाज से ये गोल्डन एरा है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे गठबंधन सरकारों का दौर आया, जैसे जैसे एक पार्टी का जो एक छत्र राज था वो कम हुआ, तो जो अलग अलग मुख्तलिफ आवाजें थी वो ज्यादा मजबूत हुई, उन्होंने ज्यादा शेयरिंग की डिमांड की। तो अलग अलग स्टेट्स की जो छोटी छोटी पार्टियां थी, छोटे छोटे ग्रुप थे, एथनिक बेस कुछ या छोटे छोटे कास्ट बेस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, उनकी आवाज बढ़ी वहां पर जाके। और वो कुछ छोटे छोटे उदाहरण भी देते हैं कि देखिए, हम इस बात से पता करें कि किसी भी डिसीजन मेकिंग में अगर किसी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास कितनी पावर है उस डिसीजन को ले लिए जाने को संभव बनाने में या उसको वीटो कर देने में। तो उन्होंने इंडिया का बड़ा खूबसूरत एग्जांपल दिया कि जैसे हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज लिया जा सका या नहीं लिया जा सका। तो उन्होंने कहा कि बड़ा कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी का एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण है कि लाख चाहने के बावजूद भी भारत के जो संविधान निर्माता थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मान सके, उनको राजभाषा के तौर पे मान्यता देनी पड़ी। और जो कम संख्या बहुभाषा भाषी लोग थे उनका दबाव इतना काम किया कि उनकी बहुत सारी भाषाओं को संविधान की राजभाषा सूची में जगह देनी पड़ी। तो भाषाई सहचरवादी लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण हमारा देश है कि जहां हम मल्टीपल लैंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के साथ बड़ी सहजता से रह रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि लैंग्वेज के नाम पे ही पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा बांग्लादेश बना। उससे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू बना श्रीलंका में, जहाँ पे सिंगली भाषा को राजभाषा जब बना दिया गया, तमिल भाषा को लेके बहुत उथल पुथल हुई। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि मतलब कितना जरूरी है पावर शेयरिंग अलग अलग चीज में। आलोक जी, इसी आपकी लैंग्वेज पे मैं बात करूं तो यही हम जब बेल्जियम में देखते हैं, तो बेल्जियम में जो 3 समूह हैं, लोग सरकार के 3 फॉर्म, एक केंद्रीय सरकार है, प्रांतीय, और एक यहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसी भी बहुल क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे डच हो, चाहे जर्मन हो। और कम्युनिटी में वही लोग होंगे जिसकी जहाँ स्थानीय रूप से बहुलता ज्यादा होगी। और वहाँ पे सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जो भारत में जैसे आप 3 सूचियां देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वहाँ जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहाँ 3 चीजों पे उसको पूरी तरह से कानून बनाने का अधिकार है, और जिस पर न केंद्रीय सरकार का डोमिनेंस है न राज्य सरकार का, भाषा, संस्कृति और शिक्षा। तो वहाँ की जैसे भारत में पंचायतों को हम देखते हैं, वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर, इन तीनों पे कानून वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाती है। और यही कारण है कि आज आप देखते हैं कि बेल्जियम एक दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री और यूरोप का बहुत डेवलप कंट्री है। हमारे बीच बीपी पांडे सर हैं, और बहुत ही अच्छा लगा सर आपको देख के। और सर आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस मीटिंग, आप एक बहुत शानदार हिस्ट्री के लेक्चरर भी रहे हैं सर, हमें पता है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आप इनलाइटन कीजिए। मैं तो सिर्फ श्रोता के रूप में आज मैं जुड़ा हूं और अभी तक घर में नहीं पहुंचा हूं, रास्ते में हूं, ठीक है ना। तो मैं यस, तो मैं अभी गाड़ी चलाते हुए ही आप लोगों की बात को सुन रहा हूं। और जिस तरह से मुरारी ने भी हमारे आरक्षण के बारे में बात की कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है उनका, भागीदारी है उनकी, और किस तरह से भाषाई की बात आलोक जी ने की कि भाषाई आधार पर किस तरह से हमारे कितनी खूबसूरत हमारी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सारी सुनकर कि प्रजातंत्र हमारे कितने गहरी
पैठ बना रखे हैं। और ये खूबसूरत है हमारे यहाँ कि हम भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर, संस्कृति आधार पर, कला आधार पर और पता नहीं कई तरह के रंग रूप के आधार पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं करके उन सभी को संरक्षण दिए हैं, सभी को हम वो संविधान में उनको समान भागीदारी दिए हैं। और ये एक खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है हमारी चीजों को। हालांकि मैं थोड़ा सा संविधान से इतर हट के थोड़े आजकल की जो वो चीजें हैं, कुछ चीजें जो आजकल दिख रही हैं, जो संविधान से थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। मुझे उस पर थोड़ी सी चिंता है, लेकिन ये खूबसूरती है हमारे संविधान की कि ये होते रहे हैं, अक्सर होते रहे हैं। जब 76 में हमारे यहाँ, उसके पहले 76 में जब इमरजेंसी लगा, आज भी कहीं ना कहीं कुछ उस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे प्रजातंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की जीत हुई। और उसके बाद फिर हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट की बात करना शुरू किए, जो अभी आलोक ने ये बात की थी कि हमारे कई छोटे छोटे प्रांतीय दल, कई लोग एक जगह पर आकर वो जो एक सत्ता की जो कहीं ना कहीं दबाव वो था उनका, एक चला आ रहा है उनका मनमाना था, वो ध्वस्त किया। विकास, हम लोग आपस में आवाज सुन पा रहे हैं? सर की आवाज सिर्फ गई है। सर की आवाज गई है सर अभी। थोड़ा वो अच्छा। नेटवर्क कनेक्टिविटी वहाँ कम होगी शायद। हाँ हाँ हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था विकास कि चूंकि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट की, इस पर घंटों चर्चा हो सकती है, और हमारा कोई यहाँ सिलेबस नहीं है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक जो हमारे नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फ्रॉम। इस टर्म को दोहराते हैं तो जाने अनजाने संख्या को एक एज मिलता है इसके अंदर, और ये जो संख्या का एज है, कई बार ये आइडेंटिटी बेस पर हो जाता है, जिसमें रिलीजन है, एथनिक ग्रुप्स हैं, या लिंग्विस्टिक बेस पर भी हो जाता है कई बार। जैसे हमने पाकिस्तान में देखा 1970s के आसपास, जो वहाँ पे बांग्लादेश जो प्रेजेंट है वहाँ पे चला। तो इन चीज़ों को समझने का मुझे लगता है कि हम एक ब्रॉडर टर्म में जब हम समझते हैं कि कोई चीज़ क्या है और क्या नहीं है, तो भी हम ज़्यादा समझ पाते हैं। जैसे अगर हम डेमोक्रेसी ही कहते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की शर्त है कि उसमें होनी ही चाहिए, पर वो क्यों है? तो एनसीईआरटी भी बहुत खूबसूरती से इसमें बताती है कि अगर हम एक प्रैक्टिकल तरीके से, प्रूडेंशियल रीजन भी इसका ढूंढें कि कहाँ पर लोग शांति से रहेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ सभी लोगों को सम्मान मिलता है, जहाँ सभी लोगों को भागीदारी के अवसर मिलते हैं, जहाँ सभी को ये एहसास रहता है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हमारी भी पूछ है, हमारी भी हिस्सेदारी है, हमारे बातों पर भी गवर्नमेंट उतना ही गौर करेगी जितना दूसरे समुदायों या उनकी बातों को करती है। तो ये जो अपनेपन का एहसास है, ये जो अपनी भागीदारी, अपने होने के महत्व का एहसास है, सत्ता की साझेदारी, अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत हमारी डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट है। बस यही है कि ये चौपाल के माध्यम से इसको और भी और बढ़ाइए कि ये डेमोक्रेसी को हम अक्षुण्ण रखें, हम इसको जाया न होने दें। और कुछ ऐसे हैं ताकत हैं जो कि डेमोक्रेसी से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें एक समाज के जो लोग हैं, एक सभी लोग मिलकर हम डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखें, ऐसे लोगों का विरोध करें। बस यही है। और बहुत खूबसूरत चीज आप लोगों ने शुरुआत की है, मुझे भी इतना सुंदर सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा कि आप लोग इस तरह की बातों पर चर्चा करते हैं और इस चीज में राय रखते हैं, और सभी की राय को आप लोग स्वीकार करते हैं, उस राय को आपको प्रशंसा करते हैं, उनकी राय को अपने सुनते हैं। जैसे कि किसी की भी अभिव्यक्ति को, अभी भी उनकी अपनी राय को आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर उनको तरजीह देते हैं। बहुत खूबसूरत चीज है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की चर्चाएं शुरू की हैं। और जब आज थोड़े से विलंब रहा है, 5 बजे शुरू होते तो शायद बहुत लोग जुड़ पाते इसमें, और 8 बजे रात में बहुत नहीं जुड़ पाए, हमारे पास 8-10 लोग ही इसमें जुड़ पाए। जी, धीरे धीरे हम इसको इंश्योर करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथी के साथ और सभी के साथ इसमें जोड़ सकें, एक्चुअली क्योंकि उनके भी अपने विचार हैं, उनको भी हम उसको सम्मान करें, उनके विचार को भी। एक्चुअली सर इसमें पहले ज्यादा लोग जुड़े थे, बीच में ट्विटर का सर्वर डाउन चला गया, तो उसमें फिर ये पुराना लिंक को डिस्कार्ड करके मैं भी बीच में ज्वाइन करने को, तो इसलिए भी सर बहुत लोगों के पास ज्वाइन करने की कोशिश ज्वाइन करने की कोशिश किया, फिर फाइनली मैं मुरारी को, मन्नू को फोन किया कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे संजोग से दोनों जगह से लिंक मिल गया और मैं फिर ज्वाइन कर पाया। ठीक है ना? थैंक यू तो सो मच सर, बहुत बढ़िया लगा और मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस चीज को। और आप देखते होंगे कि मैं जब सुबह जाता हूँ तो मोबाइल पे मैं फोन गाड़ी में ही बैठकर आप लोगों से बात करता हूँ, अभी भी गाड़ी में ही बैठकर बात कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी गाड़ी में ही बीतेगी, जिंदगी क्या है पता है। मेरे भाई साहब जो बोलते थे ना कि मेरे पूछते थे कि सुबह निकलते थे 5 बजे और शाम को आते थे रात में 11 बजे, तो फिर पूछते थे उनको कि मेरा आपका बच्चा कितना बड़ा हुआ, तो वो हॉरिजेंटल बताते थे, वर्टिकल नहीं बताते थे, हॉरिजेंटल बताते थे कि इतना बड़ा हुआ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो वो सोया रहता है, आता हूँ तो सोया रहता है। तो वर्टिकल नहीं बताते थे कितना बड़ा हो गया है, 5 फीट 6 इंच, वो तो हॉरिजेंटल। इस तरह से मेरी जिंदगी तो ये है, लेकिन अच्छा लगता है कि इस जिंदगी को भी मैं उसी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोगों की बातों को सुनता हूँ। आप लोगों के जो ये एक एकेडमिक चर्चाएं हैं जो, वो अच्छा लगता है, मुझे काफी अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ जाता है। मतलब सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि एक डोमेन एक्सपर्ट को हम बोलते हुए सुनते हैं, मतलब रियली इट्स समथिंग अमेजिंग। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत बहुमूल्य समय में से आपने समय हमारे सेशन के लिए निकाला। हमारे बीच अभी जैसे मुरारी जी ने कहा कि बहुत दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हम देख पा रहे हैं इसमें। गुरविंदर तो सोशल साइंस की हैं, हिना जैन मैम हैं साइंस से, माधुरी अग्रवाल हैं मैथ से, मनु गुलाटी मैम भी दिख रही हैं इंग्लिश से, कपिला हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं इसमें। तो इस मुद्दे पे आपकी क्या समझ है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई शेयरिंग है तो प्लीज। कपिला मैम शायद कुछ कहना मेरे ख्याल से स्पीकर बनाना पड़ेगा ना। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ कपिला मैम आ रही है आपकी। जी मैम आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई, ये एक ओपन और डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, ये प्लेटफॉर्म उसका बिल्कुल उदाहरण है। और सोशल साइंस जैसे ही मुझे ये टॉपिक का लगा, तो मेरा मानना है कि सोशल साइंस के हर जो एस्पेक्ट है उससे हम अपने डेली लाइफ में रूबरू होते हैं, और हर चीज से हमें इत्तेफाक रखना भी चाहिए। तो सोशल साइंस सिर्फ सोशल साइंस डिसिप्लिन के जो लोग हैं वो उनका कंसर्न नहीं है, इट शुड बी द कंसर्न ऑफ एवरीवन। और उसको और ज्यादा समझने के लिए आप लोगों जैसे प्लेटफॉर्म की हमें मदद मिली। तो अ बिग थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कपिला जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप में से जो भी मैं सवाल पढ़, जब ये चैप्टर मैं देख रहा था पावर शेयरिंग का, तो मैं हिंदी में ये सवाल पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन चैप्टर का ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है उसमें कि बहुसंख्यकों का आतंक, मतलब जो बहुसंख्यकों का आतंक है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। मतलब बहुसंख्यक जो किसी देश में किसी भी समूह में अगर बहुसंख्यक कुछ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा करते हैं, तो यह जो उनकी जो माइंडसेट है, यह अल्पसंख्यकों के लिए तो नुकसानदेह ही है, साथ साथ यह बहुसंख्यकों के लिए भी उनकी बर्बादी का कारण बनता है। इस मुद्दे पे अगर कोई समझ आपने से जो हमारी बना सके, थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में बता सके। विकास, मैंने शायद पहले आपसे ये नहीं साझा किया था, मेरी आवाज आ रही है क्या?
हाँ, आ रही है। हाँ ये मुझे लगता है कि एक बहुत है तो इससे जुड़ा हुआ ही, लेकिन इतना डीप कॉन्सेप्ट है मेजोरिटेरियनिज्म का कि हमें एकदम एक अलग चर्चा इस पे चाहिए। तो और एग्जैक्टली। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा बहुत इस पे शुरुआत करें आज, बट वी नीड अ कंप्लीट सेपरेट सेशन ऑन द आइडिया ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब मैं बिल्कुल, ये देखता हूँ अपने स्कूलों में भी, मतलब लाइक इवन सोशल साइंस के टीचर इसको बहुत ठीक से नहीं समझते हैं। जो समझ भी रहे हैं वो अपने आसपास और दैनिक जीवन में नहीं देख पाते हैं। तो एग्जैक्टली। जैसा भी आपको लगे। किसी को अगर शेयर इस पे कुछ करना है अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, एक सामान्य समझ, बहुत छोटे से में, नहीं तो फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मुरारी जी ले जाएंगे। मुझे लगता है चंदन भी शायद कुछ कहना चाहता है। चंदन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा माइक अभी ऑन हो पाया है। मैं ये कहूँगा कि जो पहले वाला सत्र और अभी की जो चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन तरीके से सामने आ रही है, वो ये कि जिन तमाम संप्रत्ययों की, कॉन्सेप्ट्स की हमने आज बात की है, उनके लिए सतही जानकारी जो है, उसको ज्ञान समझ लेने की भूल जो है वो बहुत सारे साथी कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि ये जो भूल है उसकी वजह से ही जो है, जिस तरह का डायलॉग और डिस्कोर्स हमारे साथियों के बीच में विद्यालयों में होना चाहिए, वो उस तरीके से हो नहीं पाता। और कहीं ना कहीं जो है वो डीप रूटेड ये चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसे संवाद के वक्त में वो सहज भी नहीं महसूस कर पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जैसा कि अभी मुरारी भाई ने भी कहा कि हमें एक अलग सत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की चर्चा के लिए। तो अगर हम कुछ ये तय कर सके कि इस सप्ताह में हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लेकर के ऊपर बात करेंगे, और अपने सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं उसमें किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है, अगर उदाहरण सहित हम कुछ साझा कर सके तो वो काफ़ी बेहतर होगा, ताकि टीचर जो है उससे रिलेट करके देख सके इन चीज़ों को। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। Can I say something? Okay. Am I audible? Yes, audible. जी। हिना जी कहें आप, आपकी आवाज आ रही है? हाँ हिना मैम, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। अच्छा, जब तक हिना मैम कनेक्ट हो रही हैं तब तक डॉक्टर माधवी भी कुछ कहना चाह रही हैं। माधवी मैम, आप अपनी जी, मेरी आवाज ऑडिबल है क्या? यस मैम, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आप तीनों को ही बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं कि इतना अमेजिंग आपने आज का टॉपिक उठाया। और ये टॉपिक जो है वो आपने बिल्कुल एक जैसे, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, तो मुझे शायद सही शब्दों का चुनाव भी ना मुझसे हो पाए, लेकिन आप जिस तरह से एक पॉलिटिकल एंगल से आपने शुरू किया, दूसरे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे किस तरह से हम पावर शेयरिंग को देखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करा। लेकिन अगर आप उस चर्चा में अगर हम बिल्कुल उसकी डेप्थ को और एसेंस को समझते हैं, तो लगता है कि डे टू डे लाइफ में एवरीवेयर ऑल द टाइम अराउंड अस ये पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट इज सो मच वी आर ऑल एम्बेडेड विद ऑल दिस ना कि। और मुझे ये भी लगता है कि ये इतना सेंसिटिव इशू है जिसकी तरफ हमारे आने वाले अभी जो बच्चे हैं, जो हमारे आगे देश के भविष्य हैं, कितना ज़रूरी है कि वो इस तरह के टॉपिक्स पे चर्चा करें और समझें कि इसके रेपरकशन किस तरह के हो सकते हैं। जब हम घर में एक बहुत छोटी सी चीज़ पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता और हम एक व्हेन वी होल्ड अ पावरफुल साइड और दूसरे को हम उस समय ही इज़ ऑन द अदर साइड, तो उसका रेपरकशन आगे जा कर के वो किस तरह का रूप ले सकता है। ये इतना सेंसिटिव चीज़ है कि ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी गहराई को हम अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स के माध्यम से और किस तरह से डेली रूटीन में होने वाली चीज़ों के साथ में जोड़ पाएँ। तो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन विद सम other wonderful topic
थैंक यू सो मच। थैंक यू माधवी मैम। और कोई अपनी शेयरिंग देना चाहे तो? जी सर, आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही। हाँ जी। सर बहुत अच्छी शेयरिंग की आलोक सर, मुरारी सर और आपने इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो जैसा कि ये हमारी 10वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ किताब का, तो एक एज एप्रोप्रिएट चैप्टर लिया गया है। और जो ये केस स्टडी है, जैसे कि आपने बात की बेल्जियम और श्रीलंका की, उसके थ्रू जो है ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की गई है कि बच्चा ऑब्ज़र्व कर पाए। और जैसे कि मुरारी सर ने शेयर किया, तो वो अपने आसपास के सिनेरियो में कम से कम ऑब्ज़र्व कर पाए, उसका ध्यान दिलाया जा सके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पावर शेयरिंग कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। और जैसे अभी आपने बात किया था कि हमारी पार्लियामेंट में कितनी पार्टिसिपेशन है लेडीज़ का, तो अभी हमारे हाथ में है, क्योंकि हम एज अ टीचर जो है जैसे बच्चों को ये सिखा सकते हैं इस चैप्टर को किस पैडागॉजी से पढ़ाएं कि वो इसका कंसेप्ट सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में ही नहीं, हमारी सोशल लाइफ में भी किस तरह अपने आप में भी, जैसे आत्मसात शब्द आलोक सर ने यूज़ किया, एसिमिलेट कर पाए अपने बिहेवियर में, अपने सोशल लाइफ में। जैसे कि हम अभी प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे थे आप, तो बच्चे की जब सिस्टर को डिमांड करने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मुझे हिस्सा चाहिए, वो खुद ही, क्योंकि बच्चे ने सीखा है, उसने रियलाइज़ किया है, उसने अपने में आत्मसात किया है कि हाँ, ये कंसेप्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक जो सिनेरियो हो गया वो हो गया, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, हम उसको पढ़ाई के माध्यम से सिर्फ एक पढ़ाई का एक चैप्टर सिर्फ किताब में दिया गया है, उसको सिर्फ सत्ता की साझेदारी से, पॉलिटिकल लाइफ से एसोसिएट ना करके, हर सिनेरियो में अगर एसोसिएट करके टीचर सिखाते हैं, तो जो हमारा बच्चा है वो भविष्य का और अच्छा नागरिक बन पाएगा, एक अच्छा इंसान बन पाएगा। सो नाइस गुरविंदर। मुरारी जी, अब आगे हाँ एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि बहुत शुरुआत में रमेश जी कुछ कहना चाहते थे, उनके पास स्पीकर राइट्स भी है, अगर वो कुछ कहना चाहें उसके बाद एक सम अप करके आप इसको खत्म कर सकते हैं, काफी लेट हो गया है सबके लिए मेरे ख्याल से। रमेश सर, आप कुछ कहना चाहें? जी सर, सभी को सादर नमन। सभी बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आपने, और सभी साधुवाद के पात्र हैं। और जिस तरह से हमने पांडे सर के विचार सुने, आलोक जी के सुने, विकास जी के सुने, झा साहब के सुने, बड़ा अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों को सुन करके। और शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है। मैं हालांकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन पिछले 31 सालों से मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हूँ कॉमर्शियल बैकग्राउंड से, लेकिन 31 सालों से सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि हम जब बड़े बड़े समाजशास्त्रियों की बातें करते हैं, हाँ, और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो क्या हम अपने समाज को अपने समाज के अनुसार, सामाजिक शास्त्रियों के अनुसार नहीं बना सकते क्या? क्योंकि समाज की एक छोटी सी सुंदर सी परिभाषा मेरे मन में है कि संबंधों के ताने बाने को हम समाज कहते हैं, जो कि अभी आलोक सर ने भी बताया था, पांडे सर ने बताया कि हमारे मेंटर परिवार में भी पांडे सर ने बहुत कुछ अच्छा कर रखा है। पावर शेयरिंग का उदाहरण इससे बेहतरीन हमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से और अपने लेवल के लोगों से हम अपने समाज को, अपने बच्चों को हम नहीं दे सकते क्या? क्या ज़रूरी है कि हम बड़े बड़े जो विदेशी समाजशास्त्री हैं उन्हीं के अनुसार हम अपने बच्चों को शिक्षा दें? इसका सबसे बढ़िया प्रयोग मेरे ख्याल से, जैसे अभी हम दिल्ली बोर्ड का करिकुलम भी बना रहे हैं, हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप जैसे विद्वान लोगों से मेरा इतना सा अनुग्रह रहेगा कि कुछ ऐसी चीज़ दे जाएं, या ऐसी चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे डालें कि हम अगर इसको आगे बड़ी अथॉरिटीज़ के आगे पेश करें तो नई चीज़ मिले। ये मेरा छोटा सा आग्रह है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और शायद बहुत अच्छी बातें निकल के आएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुरारी। मुझे लगता है कि मुरारी जी ने जैसा कहा कि काफ़ी अभी सबका लंच का टाइम, डिनर का टाइम है, तो
समअप कर सकते हैं मुरारी जी अब हम इसको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुरारी जी का इस सेशन के लिए, इस सेशन को इनिशिएट करने के लिए बहुत बहुत हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड उनके लिए। कितना सब, जैसे सबने बताया कि बहुत शानदार प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया, और आप सभी का कि अपने इस बिजी शेड्यूल से आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। इस सेशन के, आज के सेशन में बस मैं लास्ट एक ओपन एंडेड क्वेश्चन से करना चाहते हैं कि थोड़ा सा जब आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, जब भी हम आप पर्सनली कभी मिलें, किसी इसी मीटिंग में कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिले, दूसरे टॉपिक पे मिले, तो सत्ता की एक एनसीईआरटी की लाइन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, आपके घर में पैट्रियार्कल सोसाइटी की हो सकती है, आपके घर के ताने बाने में हो सकती है। तो इसमें आप जरूर एक बार विचार करें कि आप कितना ज्यादा अपने आप को इसके करीब मानते हैं। आपके पास जो भी अथॉरिटी है, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, आप अपनी सत्ता की हिस्सेदारी कितनी ज्यादा साझा करना चाहते हैं दिल से। तो आप कितना हम बीइंग डेमोक्रेटिक हैं। और दूसरा एक है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हम इस पे छोड़ के जा रहे हैं, एक रॉबर्ट नेबूर ने कहा था कि मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, बट मैंस इंक्लिनेशन ऑफ इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। तो डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों है, ये बात मैंने बताई। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हर आदमी चाहता है, चूंकि इनका इंक्लिनेशन इनजस्टिस है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसकी बात तो हम करते हैं। आज जो हम मुद्दा लेके आए हैं, पावर शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ पावर। तो शेयरिंग ऑफ पावर कैसे डिवीजन ऑफ पावर से, सेपरेशन ऑफ पावर से और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से अलग है, इन मुद्दों पे हम आगे थोड़ा सा विचार करें, मंथन करें, और जब भी हम नेक्स्ट में कभी आगे मिलें इस पर अपनी राय करें। Thank you so much all of you to join this session, and over to you Murari sir. बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बेहतरीन मॉडरेशन किया आपने सेशन का। हम सभी जुड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ही ने जो सवाल पूछा था, जिसका उत्तर मैंने अभी के लिए रोक दिया था, नेक्स्ट ट्यूसडे 5 o'clock हम लोग मिलेंगे। और मेजोरिटेरियनिज्म, जो बहुसंख्यकवाद पे जो एक सवाल विकास ने पूछा, वहां से हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे, और शायद वो पूरा सत्र हम उसी को समझने पर लगाएंगे। वो भी हमारा कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर से ही है बेसिकली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू विकास। तो हम अब इसको बंद करते हैं। हाँ। एक लास्ट रिक्वेस्ट आप सभी से है, अगर आपको ठीक लगता है तो आज के सेशन के बारे में एक ट्वीट जरूर करें हमसे। थैंक यू सो मच। अरे वाह, ये तो बहुत शानदार रिक्वेस्ट आपने किया। मेरे तरफ से भी सभी से ये रिक्वेस्ट है। जी शुक्रिया। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट।